हम बीमार पड़ते क्यों हैं? हम बीमार क्यों पड़ते हैं? जो प्राणी जगत है, पशु जगत है, जैसे पक्षी जगत है, पक्षी जगत भी तो इसी धरती पे रहता है, प्राणी जगत भी इसी धरती पे रहते हैं, मनुष्य जगत भी इसी धरती पे रहता है। पर मनुष्य जगत को ही इतने डॉक्टर्स और इतनी बीमारियां क्यों? प्राणी जगत को और पक्षी जगत को इतनी बीमारियां नहीं है। कोई पक्षी आपने सुना कि हार्ट अटैक से मरा? कभी कुत्ते को कभी पैरालाइज हुआ कभी सुना? कभी गधे को डायबिटीज हुआ कभी सुना? क्यों? आप मनुष्य को ही क्यों? हम सबसे बेसिक बात बताता हूँ, सबसे चीज़ हम जो नेचर से जुड़ना चाहिए, हम नेचर से जुड़ नहीं रहे, हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं। अब ये नेचर से जुड़ना क्या और नेचर से हम कैसे दूर जा रहे हैं, मैं थोड़ा सा बस बताने जा रहा हूँ। हम बचपन से खाते पीते बड़े होते हैं, ठीक है? हमारा शरीर में एक एक सेल, एक एक पेशी, हमारा सारा शरीर पेशी से बना है। कितने पेशी हमारे शरीर में पता है आपको? 120 ट्रिलियन, 120 ट्रिलियन। आप वो कितना आंकड़ा है, आप 120 पे कितने जीरो आप देख लेना। 120 ट्रिलियन सेल्स हमारे शरीर में होते हैं। वो ये ढांचा जो है ये हमारे 120 ट्रिलियन सेल्स का है। हर एक सेल को जिंदा रहने के लिए शक्ति चाहिए, जीवन चाहिए, और वो जीवन के लिए होना चाहिए सबसे बेसिक चीज़, शक्ति के लिए 3 चीज़ चाहिए। वो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। मतलब हमारा जो खाना है, जो वो नॉनवेज हो या वेज हो, उसी में 3 चीज़ जरूर होती है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। पूरे जगत में जो लोग कुछ भी खाते हैं वो 3 चीज़ों से ही शक्ति मिलती है उनको, हमें भी। और बाकी भी जो चीज़ जो खाने में होती है, विटामिन्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, पानी, वाटर और फाइबर्स, ये फाइबर्स जो होते हैं ये शक्ति तो देते नहीं है। फाइबर्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर तो पानी शक्ति नहीं देता, पर शरीर के लिए ज़रूरत होती है। जैसे कोई गाड़ी हो, 4 व्हीलर हो, उसको पेट्रोल डाला, पेट्रोल से तो चल रही है, पर अगर गाड़ी में अगर ब्रेक ऑयली ना हो तो, अगर गाड़ी में अगर इंजन ऑयली ना हो तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। तो केवल पेट्रोल और डीजल ही गाड़ी को नहीं दौड़ाती, ये ऑयल की भी जरूरत पड़ती है। इसी तरह से प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स से तो शरीर चलता है, पर ये विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स की शरीर की जरूरत होती है। तो हम जो कुछ चीज़ खाते हैं बचपन से, वो उस खाने में हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन्स होता है और फैट्स होता है। तो आपके मन में स्वाभाविक है प्रश्न आएगा, तो कौन से चीज़ में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कौन से चीज़ में प्रोटीन्स होता है और कौन से चीज़ में फैट्स होता है? स्वाभाविक है ना? तो सबसे पहली बात कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो हम खाना खाते हैं, उसमें जो अनाज खाते हैं, जो कुछ अनाज आप लोग खाते हैं, उसमें होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अनाज कौन से खाते हैं आप लोग? गेहूँ, चावल, बाजरा, ज्वारी, जो भी खाते हो वो अनाज जो है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। अब प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स किस में होते हैं? प्रोटीन्स होती है दालों में। हम जो दालें खाते हैं वो होते हैं प्रोटीन्स। फिर थोड़ी बहुत सब्जियों में भी वो प्रोटीन्स होते हैं, थोड़े बहुत ऐसे थोड़े प्रकृति में यहाँ वहाँ दिए हुए, पर उसमें भी प्रोटीन्स होते हैं। और फैट्स किस में होते हैं? फैट्स ऑयली चीज़, जो भी हम ऑयल खाते हैं, घी खाते हैं, तेल खाते हैं, वो होते हैं फैट्स। ठीक है, ये थोड़ा क्लियर हो गया आपको? भोजन में कौन सी चीज़ डिवाइड होगी, राइट? अब प्राय ऐसा देखा गया है कि हम जो खाना खाते हैं उसमें 70% हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। कार्बोहाइड्रेट्स 70%, मतलब दाल थोड़ी सी खाते हैं, पर चावल और रोटी जरूर खाते हैं सभी लोग। ज़्यादातर हम चावल और रोटी से पेट ज़्यादा भरता है, दाल थोड़ी सी खाते हैं। तो 70% कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में जाता है, 20% प्रोटीन्स हमारे शरीर में जाता है और 10% फैट्स हमारे शरीर में जाता है। तो आप तो सोचते हो कि कितनी बढ़िया बात है, तो अच्छी चीज़ है। अब मूल बात यहाँ आ रही है कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा अगर गड़बड़ी करती है वो चीज़ है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो आपके शरीर में, हमारे शरीर में, हम सब के शरीर में, भारतवासियों के शरीर में 70% जा रहा है। कितना? 70। अब वो कार्बोहाइड्रेट्स करता क्या है? थोड़ा फिर मैं साइंस में बात बता रहा हूँ। करता क्या है कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स का काम क्या है? जैसे शरीर में जाएगा वो तुरंत उसका रूपांतरण ग्लूकोज में होता है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन शरीर में जाएगा, उसके अमीनो एसिड्स बनते हैं, और जो फैट्स हमारे शरीर में आया था उसका फैटी एसिड्स बनते हैं। चलो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के ये शक्तिवर्धक चीज़ हमारे शरीर में बनती है ये सब चीज़ों से।
अब हम जो खाना खा रहे हैं उसमें ज़्यादातर होते हैं गेहूं और चावल, ठीक है। हार्डली कोई कोई लोग आजकल दूसरा अनाज खाते हैं, पर प्राय देखा गया है 90% से ज़्यादा ही होगा पूरा भारतवर्ष में कि हम ज़्यादातर गेहूं और चावल ही खाते हैं। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूं कि पुराने ज़माने में बहुत सारे अलग अलग अनाज खाया करते थे लोग, अलग अलग अनाज खाया करते थे। मैंने वो अनाजों का सैंपल आपके लिए लाया हूँ। आपने आपके लिए तो अभी वो आश्चर्य बन गया कि ऐसे भी अनाज होता है जो आप अपने शायद पिता माताओं को अगर दिखाओगे तो हो सकता है वो जानेंगे कि हाँ ऐसे भी अनाज हुआ करता था और हम खाते थे, जो हम अभी 50-60 सालों से खाना एकदम ही भूल चुके हैं। और इसी कारण से हमें शरीर में अलग अलग बीमारियां, लाइफस्टाइल बीमारी जिसको बोलते हैं, लाइफस्टाइल डिसीज हमारे शरीर में होने लग गए हैं। तो गेहूं चावल भी तो अनाज है, बढ़िया है, इससे हमें तकलीफ क्या होती है? गौर करना बात को। गेहूं और चावल जैसे हमारे शरीर में जाता है वो विद इन 15 मिनट्स, 15 मिनट में ही हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लूकोज में रूपांतरण हो जाता है। अब इतना जल्दी पहले ज़माने में का ये जो अनाज है, इतने जल्दी वो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज नहीं बनता था। उसके लिए बनने के लिए 5-6 घंटे लगते थे, 6-7 घंटे लगते थे। धीरे धीरे ग्लूकोज शरीर में बढ़ता था और फिर हमारी व्यवस्थित शरीर चलता था। पर आजकल का जो अनाज है वो क्या करता है, शरीर में जाते ही 15 से 20 मिनट के अंदर, मैं 20 मिनट भी ज़्यादा कह रहा हूँ, वो कार्बोहाइड्रेट्स शरीर में बदल के ग्लूकोज में रूपांतरण हो जाता है। तो ग्लूकोज तो आप तो सुना मेरे से भाई, ग्लूकोज से तो शक्ति आती है, वो तो जरूरी है शरीर के लिए, ठीक है ना। पर डायबिटीज लोग, आप ध्यानपूर्वक सुनना, आपकी जो रिपोर्ट्स आपने कभी देखा है कि रिपोर्ट्स में होता है फास्टिंग शुगर 100 किसी का अगर आया तो 100 आपने आया, डॉक्टर ने बताया देखो आपका शुगर तो नॉर्मल है, आपने भी देखा हमारी शुगर नॉर्मल है, पर 100 मतलब क्या? आपको क्या समझ में आया? आपको क्या समझ में आया? किसी ने आज तक पूछा डॉक्टर से? किसी ने नहीं पूछा। चलो किसी की अगर शुगर 200 आई, अगर आपने चेक किया भोजन के बाद की, चलो भोजन के बाद की आपने शुगर चेक किया और वो 200 आई, 200 शुगर आई मतलब आपको क्या समझ में आया? डॉक्टर ने बताया कि आपकी शुगर थोड़ी ज़्यादा है, देखा जाए तो ठीक ठीक है, अच्छी है। 100 भी है, 100 आपकी शुगर में नॉर्मल है, बढ़िया है। पर आपको समझ में क्या क्या आया? आपको मैं बताता हूँ। समझ लो किसी की शुगर 100 आई, 100 शुगर आई मतलब क्या? उसके ऊपर लिखा रहता है 100 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, ऐसा लिखता है। 100 mg पर dl ऐसा लिखा होता है रिपोर्ट में। मतलब 100 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर मतलब क्या? मेरे शरीर में अगर, मेरा शरीर का अगर मैं खून निकाल दूं तो कितना खून होता है पता है आपको? अपने सबके शरीर में कितना खून दौड़ रहा है, कितना लीटर? अगर मैं निकाल लूँ सारा खून तो कितनी लीटर की बोतलें भरेंगी? 5 लीटर की 5 बोतलें भरेगी, इतना मेरे शरीर में खून होता है। कितना खून होता है सबके शरीर में? ऑलमोस्ट 5 लीटर, प्लस माइनस हो सकता है, किसी को 5.5 हो सकता है, किसी को 4.25 हो सकता है, किसी को 1.25 हो सकता है, पर एवरेज अगर निकाला जाए तो हमारे शरीर में 5 लीटर खून होता है। अगर किसी का रिपोर्ट 100 आया मतलब क्या? उसके शरीर में 1 ग्राम शुगर, 1 लीटर के पीछे 1 ग्राम शुगर है। तो पूरे शरीर में कितनी शुगर है? पूरे शरीर में कितनी शुगर हो गई? 5 लीटर है ना। 100 अगर रिपोर्ट आया आपका मतलब क्या? 1 ग्राम शुगर इन 1 लीटर, मतलब आपके शरीर में 5 लीटर खून दौड़ रहा है। मतलब आपके शरीर में जब 100 अगर रिजल्ट आता है, 100 अगर आता है तो आपके शरीर में 5 ग्राम शुगर दौड़ रही है अभी। क्लियर? क्लियर? किसी को कोई डाउट? अगर मेरा रिपोर्ट 200 आया तो आप ही बताओ कि मेरे शरीर में कितनी दौड़ रही है अभी? 10। एग्जैक्टली। तो आपको अभी समझ में आया? तो आप अपना आगे भविष्य में अगर कोई रिपोर्ट करोगे डायबिटीज का, अगर जो रिपोर्ट आएगा तो आपको अभी समझ में आ जाएगा कि मेरे शरीर में कितनी शुगर दौड़ रही है। क्लियर? ओके। प्रकृति ने, भगवान ने बोलो, प्रकृति ने बोलो, हमारे शरीर में 5 से 7 ग्राम शुगर हमारे शरीर में दौड़ने के लिए अलाउ रखा है। चलो खींच खींच के 10 ग्राम सोच लो, 10 ग्राम शुगर हमारे शरीर में आप दौड़ा सकते हो, इतना ही आपको अलाउड है। पर आपको पता है आप जो खाता है तो अपने शरीर में शुगर कितनी जाती है? कैलकुलेट करना। 1 रोटी आपने अगर खाई तो आपने 2 चम्मच शक्कर खाई। अगर आपने 1 कटोरी इतना अगर चावल खाया तो आपने 2 चम्मच शक्कर खाई।
आपने अगर एक इडली भी खाई तो आपने 2 चम्मच शक्कर खाने बराबर हो गया। हम पूरे दिन में ऑलमोस्ट 120 ग्राम शुगर हमारे शरीर में जाती है खाने से, 120 ग्राम्स। तो मैंने तो बोला आपको भाई प्रकृति ने तो केवल 10 ग्राम के लिए अलाउड किया है, तो आगे का क्या? आगे की शुगर आप जो मेहनत करते हो, चलते फिरते हो, तुरंत रूपांतरण होता है ग्लूकोज में और आपको एनर्जी देते हैं और वो थोड़ा यूटिलाइजेशन हो जाता है। फिर भी आपके शरीर में अगर ग्लूकोज रह जाती है तो उसका शरीर ग्लूकोज का रूपांतरण कोलेस्ट्रॉल में करता है। अगर एक्स्ट्रा शुगर है तो कोलेस्ट्रॉल की भी शरीर की जरूरत है। क्या जरूरत है? कोलेस्ट्रॉल क्या जरूरत है शरीर के लिए? कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज है हमारे शरीर में कि जो हम धूप में अगर बैठते हैं तो धूप में जो सूर्य किरण हमारे शरीर में आते हैं तो उस सूर्य किरण के साथ कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में विटामिन डी बनाता है। और विटामिन डी जो है वो हमारे शरीर में इसलिए जरूरत होता है, जो हमारे शरीर में कैल्शियम होता है वो विटामिन डी से ही कैल्शियम तुम्हारे पेशी में जा सकता है, इसके लिए विटामिन डी चाहिए। ये सारी व्यवस्था प्राकृतिक है। ग्लूकोज एक्स्ट्रा इसलिए भी जरूरत है क्योंकि हमें शरीर में कोलेस्ट्रॉल बनाना है। चलो फिर भी आप प्रतिदिन 120 डालते रहे शरीर में, अगर पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हुआ तो कोलेस्ट्रॉल की लेवल जो होनी चाहिए उससे बढ़ जाएगी। तो आपको अभी समझ में आ रहा है कौन सा रोग होगा अभी भविष्य में? कोलेस्ट्रॉल की लेवल अगर ज़्यादा ही बढ़ती गई तो क्या होगा? समझ गया? ठीक है। शरीर कोलेस्ट्रॉल तो बनाता है, फिर और एक चीज़ बनाने लगता है उसके साथ साथ, उसका नाम है ट्राइग्लिसराइड्स। वो भी बनता है ग्लूकोज से ही। अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज है तो शरीर कोलेस्ट्रॉल बनाता ही है, शरीर के लिए ज़रूरत है, पर एक खराब कोलेस्ट्रॉल बनाने लगता है, उसका नाम है ट्राइग्लिसराइड्स। वो आपको फिर तकलीफ करने लग जाता है, वो जमा होने लग जाता है नाली अपने हार्ट की नलियों में, यहाँ वहाँ, फिर हमें ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। फिर कारण क्या? ग्लूकोज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज। चलो ठीक है, मान लिया ग्लूकोज से कोलेस्ट्रॉल बन गया, ट्राइग्लिसराइड्स बन गया। और एक चीज शरीर आखिर क्या कर रहा है? ब्रेन को तो संभालना है ना एक्स्ट्रा शुगर को। जो एक्स्ट्रा शुगर तुम्हारे शरीर में दौड़ रही है उसको मैनेज तो करना है ब्रेन को। ब्रेन क्या करता है? वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज से फिर बनाने लगता है रोमैटिक फैक्टर। रोमैटिक फैक्टर मतलब क्या? तुम्हारे जो जॉइंट्स में जो होना वो शुरू हो जाता है फिर दर्द भविष्य में। एक्चुअली थोड़ा बहुत जरूरी भी है, पर जब वो एक्स्ट्रा बनने लग जाता है फिर आपके शरीर में जॉइंट्स के पेन शुरू हो जाते हैं, दर्द शुरू हो जाता है, आपके घुटने पकड़ने लग जाते हैं धीरे धीरे। क्यों? फिर से कारण कौन? ग्लूकोज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज। चलो ठीक है, वो भी रहने जाए, चलो शरीर वो भी मैनेज कर लिया। शरीर और एक आखिरी चीज ऐसी बना देता है, फिर तुम कितना भी ग्लूकोज खाओ वो उसमें स्टोर कर देता है, वो बनता है फिर आखिर में फैट्स, चर्बी। ग्लूकोज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज से फिर शरीर बनाता है चर्बी, फिर आप धीरे 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 कैसे हो जाते हो? मोटे। फिर तुम कितना भी ग्लूकोज खाओ, कितना भी आप कार्बोहाइड्रेट्स खाओ, वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमेशा फैट्स में जाएगा, फिर आपका मोटापा बढ़ता ही जाएगा। अब आपको मैं जो कुछ बीमारियां बताई लाइफस्टाइल थोड़ी बहुत, जो ग्लूकोज मतलब डायबिटीज, प्रेशर है, जो भी कोलेस्ट्रॉल है या जो भी और भी बीमारी है, उसका मूल कारण क्या है? ग्लूकोज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज। अब एक्स्ट्रा ग्लूकोज को मैनेज करना है हमें। डॉक्टर तो दवा दे के मैनेज करते हैं, हमें उसको क्योर करना है। अभी मैंने कई जगह देखा कि पेशेंट आते हैं हमारे पास, घुटने का दर्द है, कोई भी दर्द के पेशेंट आते थे, हम उनको बोले भाई खट्टा मत खाना, फलाना मत खाना, ढींगना मत खाना, पर हमको ये नहीं पता था उनको ग्लूकोज भी कट करना है, उनको कार्बोहाइड्रेट्स कट करना है। ये अब समझ में आया। अब हमको ऐसे रिजल्ट मिलते हैं। जैसे हमने बोला भाई आपको खट्टा, बोले हम तो खट्टा खाते नहीं फिर भी दर्द नहीं जा रहा है, पहले हम तो फलाना करते नहीं फिर भी दर्द नहीं जा रहा है, पर हम तो रोटी और चावल तो जा रहा है, उसका क्या? जिससे आपको 120 ग्राम आपके शरीर में एक्स्ट्रा ग्लूकोज जा रहा है, जिससे कि तुम्हारे शरीर में रोमैटिक फैक्टर ज़्यादा बन रहा है। जब तक रोमैटिक फैक्टर बनना कम नहीं होगा, उसके लिए तुम्हारा जो ग्लूकोज का सप्लीमेंट है उसको घटाना पड़ेगा ना, कार्बोहाइड्रेट्स को घटाना पड़ेगा ना शरीर में। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ेगा? फिर किस पे कंट्रोल करना पड़ेगा? गेहूं और चावल, सिंपल। एक फैक्टर हो गया। मतलब अभी एक फैक्टर आप समझ गए कि ग्लूकोज डिस्टर्बेंस से हमारे शरीर में क्या क्या तकलीफें होती है। ग्लूकोज डिस्टर्बेंस से फिर आप सप्लीमेंट देते रहोगे तो स्वाभाविक है फिर आपके ब्लड में ग्लूकोज की लेवल बढ़ेगी, फिर आपको डायबिटीज डिक्लेयर किया जाएगा, फिर आप गोलियां खाओगे, आप तो बढ़िया खुश हो जाते हैं। देखना एक चीज़ और ध्यानपूर्वक सुनना,
आप ग्लूकोज की गोली खाते हो, जब वो समझ किसी की 300 ग्लूकोज है, 300 ग्लूकोज है और मेटफॉर्मिन है, ग्लिम्प्रीमैड है, बहुत सारे ऐसे एलोपैथी की दवा है। आपकी 300 शुगर आई, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने मेटफॉर्मिन दी, आपकी 15 दिन में शुगर 300 की 150 हो गई, करेक्ट? आप भी खुश हो जाते, देखो मेरे 300 थी 150 हो गई। डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर भी खुश हो जाते, देखो आपके 300 थी 150 हो गई। अरे पर आपने डॉक्टर से पूछा जो 150 कम हुई है वो गई कहां? कभी पूछा? तो कहां गई वो 150 शुगर? ये मैं बोल रहा हूं कि आपको डिटेक्टिव बनना है, आपको चौकस रहना कि मेरे शरीर में ऐसा हो रहा है गोलियों से, फिर बदलाव हो क्या रहा है। आपने हमेशा ध्यानपूर्वक थोड़ा विवेक जागृत रख के सोचना चाहिए कि जो शुगर 300 की 150 आई है मेरी मेटफॉर्मिन खा के, वो 150 शुगर गई कहां? वो जाती है क्योंकि मेटफॉर्मिन तुम्हारी एक्स्ट्रा शुगर को पकड़ के तुम्हारे किडनी में छुपा देती है, एक्स्ट्रा शुगर तुम्हारी पकड़ के तुम्हारे बड़े आंत में छुपा देती है। और भी अगर जो शुगर होती है तो मेटफॉर्मिन एक्स्ट्रा शुगर पकड़ के तुम्हारे हार्ट में छुपा देती है। अगर वो शुगर तुम्हारी केवल ब्लड की कम हुई है, बॉडी शुगर तुम्हारी वैसी की वैसी ही है, तो एक गोलियां खा के आपको कहां से लाभ होगा? मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं उनकी डायबिटीज़ की गोली छोड़ देता हूँ, प्रेशर की गोली छोड़ देता हूँ, कुछ ऐसा डाइट देके, तो बड़े खुश होते थे। अरे किसी को बोलते हैं कि देखो मैं स्वस्थ हो गई क्योंकि मेरी गोलियां छूट गई, एलोपैथी की गोलियां छूट गई। मैं बोलता हूँ गलत बोल रहे हो आप, एकदम उल्टा बोल रहे हो। आपकी गोली छूटी है इसलिए आप स्वस्थ हो गए हो, आपकी ने गोली छोड़ी है इसलिए आप स्वस्थ हो गए। ध्यान सुनना कि एलोपैथिक मेडिसिन कभी भी आपकी बीमारियां कभी हटाती ही नहीं है, केवल मैनेज करती है। मैनेज, यहां से उठाओ को यहां छुपा दो, यहां से निकाल के वहां कर दो। अगर मानो अगर ग्लूकोज किडनी में छुपी हुई है अगर, तो क्या हाल करेगी किडनी का? इसीलिए किडनी के पेशेंट्स, किडनी फेलियर बढ़ता जा रहा है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, घर पे जाके करना। 2-4 शक्कर के दाने, ग्लूकोज समझ लो, पकड़ के आप अपने हाथ पे बांध लो, अपने हाथ पे बांध लो। अगर आपने 1 घंटा शुगर के दाने अपने हाथ में बांध लिया तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या सोचते हो आप? जिस जगह पर मैंने शक्कर के दाने बांधे वो जगह धीरे धीरे लाल होने लग जाएगी। फिर भी अगर आपने उस दानों को नहीं हटाया तो वहां आपको जलन होना लगेगी, जलन होने लगेगी जहां आप शक्कर के दाने बांधे हो। अगर फिर भी आपने नहीं हटाया, अगर 1 दिन तक, तो वो शक्कर के दाने आपके स्किन को जख्म भी कर सकते हैं। करके देखना प्रैक्टिकल। अगर ग्लूकोज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपकी किडनी में रखा है वो दवा खा खा के, तो धीरे 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 आप खुद देख रहे हो समाज में किडनी के फेलियर कितने बढ़ते जा रहे हैं, डायलिसिस सेंटर कितने खुलते जा रहे हैं। और डायलिसिस सेंटर खुल तो रहे, वहां पर भी अपॉइंटमेंट लगती है, भाई अपॉइंटमेंट से आप डायलिसिस के लिए आना। ये क्यों बढ़ता जा रहा है? लॉजिक समझ रहे हो आप? कहां पर तकलीफ हो रही है? एक्स्ट्रा सप्लीमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आप कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा खा रहे हो। दूसरी चीज जो डिस्टर्बेंस हमारे शरीर में बीमारी का करता है, एक तो मैंने बोला फर्स्ट डिस्टर्बेंस इज ग्लूकोज डिस्टर्बेंस, सेकंड डिस्टर्बेंस इज हार्मोनल डिस्टर्बेंस। हार्मोनल डिस्टर्बेंस, हमारे शरीर में जब हार्मोन डिस्टर्ब होने लगते हैं हमें अलग अलग बीमारियां होने लग जाती है। आपको मैं एक बैक्टीरिया का नाम बताता हूं, अकरमेंसिया मेंसिनीफिला। कैसा नाम लगता है? एक बैक्टीरिया का नाम बताओ, क्या है? अकरमेंसिया मेंसिनीफिला। ये एक बैक्टीरिया का नाम है। ये बैक्टीरिया अगर हमारे शरीर में कम हो जाता है तो हमें डायबिटीज और ब्लड प्रेशर और ओबेसिटी हो जाती है। मतलब ग्लूकोज तो है ही कारण, पर उसके लिए बैक्टीरिया भी अगर पर्याप्त हो तो वो उतना मैनेज भी कर लेता है। तो ये बैक्टीरिया अकरमेंसिया मेंसिनीफिला ना होने से हमें डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर होता है। तो हमें डायबिटीज, ये माइक्रोब्स की भी बहुत ज़रूरत होती है। और ये माइक्रोब सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस अगर कोई करता है, कोई दवा, तो वो है एंटीबायोटिक्स। बायोटिक की हमारे शरीर में ज़रूरत है और वो देते हैं एंटीबायोटिक्स। वो बायोटिक्स को ही मार देती है। जो खराब बैक्टीरिया है उसको तो मारती है, पर जो उपयुक्त तो बैक्टीरिया है उसको भी मार देती है। तो ये 2-3 चीज़ें है ना, एक तो ग्लूकोज डिस्टर्बेंस, हार्मोनल डिस्टर्बेंस और माइक्रोबियल डिस्टर्बेंस। ये तुम्हारे शरीर में सबसे 3 चीज़ होती है जो तुम्हें बीमारियां, कुछ ना कुछ तकलीफें देगी ही देगी। इसलिए हमारे शरीर में माइक्रोब्स जो होते हैं, हमारे बैक्टीरिया जो होते हैं, मुंह से लेकर एकदम अंत तक तुम्हारे शरीर में 1.4 मतलब लगभग 1.5 किलो बैक्टीरिया हमारे शरीर में, 1.5 किलो उपयुक्त तो बैक्टीरिया, एच पाइलोरी या अकरमेंसिया, ऐसे बहुत सारे अलग अलग बैक्टीरियाज है जो हमारे शरीर में ज़रूरत है। मैं आपको पता है कि अमेरिका में आज भी एक रिकॉर्ड में मैंने देखा, हार्मोनल डिस्टर्बेंस के बाद वहाँ पर
एक बच्ची, आप क्या सोचते हो, आपका शायद दिमाग भी नहीं चलेगा उतना तो, मतलब उस हद तक तो, क्योंकि एक बच्ची अमेरिका में 4 साल की बच्ची, उसको मेंसेस चालू हो चुके हैं। कितने साल की? 4 साल। अब मेंसेस चालू हो जाना मतलब क्या? वो माँ बनने लायक हो जाना, इसका मतलब मेंसेस आ जाना। अरे भारत की भी हालत देखो, भारत में भी अगर आप आसपास देखोगे, आजू बाजू में बहनों को, बच्चियों को, 8-8 9-9 साल की बच्चियों को मासिक धर्म आने लग गया है। ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस है। आपने देखा है कभी किसी 9 साल की बच्ची को? देखा है, हमारे पास तो आए हैं। 9 साल की बच्ची अभी माँ बनने के लिए तैयार हो चुकी है। ये कहाँ जा रहे हैं हम? कौन सी दिशा में जा रहे हैं हम? क्या खा रहे हैं हम? पहले 15-15 17-17 साल की जब बेटी होती थी तब उसको मासिक आती थी, तब वो माँ बनने लायक प्रकृति ने उसको रखा था वो उम्र। आज उम्र कहाँ जा रही है? 8 साल, 9 साल, और अमेरिका में 4 साल। क्या यही हाल हमारे भारत का होना है अभी भविष्य में? इसीलिए हमारा सब यहाँ आने का यही कारण है कि रेजोल्यूशन फॉर रिवोल्यूशन, एक संकल्प ऐसा लेना है कि हम क्रांतिकारी बदलाव हमारे शरीर में, हमारे रहन सहन में, हमारे खान पान में होना ही पड़ेगा, तो जाके होगा। अदरवाइज तो क्या बताऊँ, अभी कोई बीमारी की उम्र नहीं रही। 19 साल का बच्चा हार्ट अटैक से मरा है, 4 साल के बच्चे की आँख का कैंसर से उसकी आँख निकाल देगी। ऐसे उदाहरण कई हैं। आप अगर कैंसर हॉस्पिटल में विजिट करो तो आपको पता चलेगा कि बच्चे लोगों को ब्लड कैंसर है, बच्चों को ब्रेन ट्यूमर है, न जाने बच्चों को क्या क्या कैंसर हो पड़े हैं। क्यों? केवल खान पान की गलतियां, केवल खान पान की गलतियां। जो हमारा ये जो खाना है ना, ये खाना नहीं रहा, ये इंडस्ट्री बन चुकी है, फूड इंडस्ट्री बन चुकी है। हमारी हेल्थ भी कोई ऐसा कोई प्रोफेशन या कोई सेवा नहीं रह गई, ये भी एक इंडस्ट्री बन चुकी है, पैसा कमाने का एक जरिया बन चुका है, भयंकर जरिया बन चुका है। बहुत सारे रिवील्ड कारण हमारे साइंस में हैं, वो मेडिकल जर्नल में दबे हैं, आप तक पहुंचते ही नहीं है। क्योंकि इतनी भयंकर ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज की इतनी भयंकर लॉबी है कि आप तक अच्छी बातें कभी पहुंचती नहीं है। आपको वही बताया जाता है कि जो उनके फायदे में, आपके फायदे में कोई भी चीज़ नहीं है। बहुत सारी कॉमन बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं केवल बेसिक चीज़ बता दिया था आपको कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। आपको समझ में आया ना? बीमारी का मेन कारण क्या है? जो लाइफस्टाइल बीमारी होती है, ग्लूकोज डिस्टर्बेंस, हार्मोनल डिस्टर्बेंस, एंड थर्ड इज माइक्रोबियल डिस्टर्बेंस। जो हमारे शरीर में उपयुक्त माइक्रोब्स है, जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज है, उनकी संख्या घटने के कारण हमें बीमारियां होती है। तो हमने कुछ अनाज लाया हूँ। ये जो अनाज हम बोल चुके हैं, इसको मैं इंग्लिश नाम भी बताऊंगा और इसका हिंदी नाम भी बताऊंगा। हो सकता है आपको इसमें से कोई किसी को पता भी हो और शायद ना भी हो। एक 5 तरह का अनाज है। ये 5 तरह का अनाज इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि ये भली भली बीमारी मिटाने के लिए एक साउथ इंडियन डॉक्टर है, डॉक्टर कदारवल्ली, ये मात्र इन अनाजों से कैंसर के पेशेंट्स, किडनी फेलियर के पेशेंट्स मात्र इसी से ठीक करते हैं, इन अनाजों से ठीक करते हैं। ये अनाज क्या है आप देखते हो। सबसे पहले मैं एक अनाज का नाम लेता हूँ, उसको बोलते हैं लिटिल मिलेट्स। ये मिलेट्स है, इसको हिंदी में बोला जाएगा कांगनी या सावा या मोरिया, मूर्धन, हिंदी में मोरिया। ये होते हैं, पर ये पॉलिश्ड वाला नहीं है। जो हम खाते हैं वो पॉलिश्ड खाते हैं, जिसमें फाइबर्स हो सकते हैं, थोड़े बहुत चले जाते हैं, पर ये अनपॉलिश्ड है। इसको लिटिल मिलेट्स बोलते हैं इंग्लिश में, लिटिल मिलेट्स। आप नाम लिख देना। ये 5 पॉजिटिव मिलेट्स है। ये 5 जो है ये ऐसे अनाज है कि इसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर्स है। हमारे जो हम आजकल का जो गेहूं और चावल खा रहे हैं, इसमें फाइबर्स नहीं है। 0.1% है चावल में, 0.25% है गेहूं में, नहीं के बराबर हमारे शरीर में वो फाइबर्स है। आपको एक फाइबर्स की चीज़ के हिसाब से मैं बताता हूँ। एक आपने कभी गाय का गोबर उठाया है? गाय का गोबर किसने उठाया? ओके, ठीक है, वेरी गुड। मतलब गाय समझ लो वो उनकी विष्ठा है ना, और मनुष्य की विष्ठा किसने उठाई है? ओहो, सॉरी, किसी ने नहीं उठाई। क्यों? फर्क क्या है? दोनों विष्ठा ही है, फर्क क्या है? गाय के गोबर में अति प्रमाण में फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स। उसमें रेशा सारे गोबर में रेशा होते हैं कि नहीं? और गाय का गोबर बदबू ही नहीं करता, बल्कि उसकी खुशबू आती है एक तरह की। और मनुष्य का ओहो, नाक दबोच के आ जाते हैं। शिट। फर्क क्या है तो विष्ठा। फर्क यही है क्योंकि हमने फाइबर्स खाना छोड़ दिया है। हमारे शरीर में फाइबर्स ही नहीं जा रहा है। हमारे जो गाय घास खाती है उसमें एम्पल ऑफ फाइबर्स है, फाइबर्स ही फाइबर्स है। तो ये जो अनाज है इसमें फाइबर्स है, जो हमारे गेहूं और चावल में फाइबर्स नहीं रहे।
तो ये एक लिटिल मिलेट्स, इसको बोलते हैं कुटकी, सावा या मोरिया। दूसरा है फोक्सटाइल मिलेट। फोक्सटाइल मिलेट इसको बोलते हैं कांगनी, किसको शायद पता हो तो कांगनी। ये घास जैसा आता है, घास। आपको बताऊं, ये जो अनाज मैं आपको बता रहा हूं, ये 1 किलो अनाज 300 लीटर पानी में बनता है। और हम जो बासमती या कोलम ऐसे ऐसे जो चावल खाते हैं, वो 1 किलो चावल 9000 लीटर में बनता है। कितना फर्क है। ये 300 लीटर में 1 किलो बन जाता है और वो 9000 लीटर में 1 किलो बन जाता है। आप फर्क जानते हो प्राकृतिक कितना फर्क है। तो हमारे शरीर में उथल पाथल नहीं करेगा वो। तो ये है, दूसरा है फोक्सटाइल मिलेट, इसको कांगनी बोलते हैं। तीसरा है कोडो मिलेट। कोडो मिलेट इसको बोलते हैं कोदो का या तो कोदरी, शायद किसी को पता है कोदो, कोदरी। ओह, कईयों को पता है पर खाएंगे कोई नहीं। मिलेगा क्यों नहीं? क्योंकि हम खाना छोड़ दिए। मैं यही तो बोल रहा हूँ कि रिजोल्यूशन फॉर द रिवोल्यूशन, हमें संकल्प करना है बदलने के लिए। अरे जो 9000 लीटर में 1 किलो बनता है वो खाने के लिए आप पसंद करते हो, जो 300 लीटर में बनता है वो खाते नहीं हो आप। ये बोलते हैं कोदरी, इसको बोलते हैं कोदो, जो खाना चाहिए। इसके अतिशय लाभ है। इसमें ये जो बताऊँ मैं आपको आखिरी में बताता हूँ इसके क्या फ़ायदे। एक हो गया लिटिल मिलेट्स, दूसरा होगा फोक्सटाइल मिलेट, तीसरा होगा कोडो मिलेट, चौथा है बर्नार्ड मिलेट। ये भी बर्नार्ड मिलेट, ये भी वैसे ही सांवा जैसा ही दिखता है, मोरिया जैसा ही दिखता है। इसको बोलते हैं सनवा, हिंदी में बोलते हैं सनवा। ठीक है, ये उसी का ही एक मिलेट है। और आखिरी मिलेट है उसको बोलते हैं ब्राउन टॉप मिलेट। ब्राउन टॉप मिलेट, इसका हिंदी नाम मुझे भी नहीं पता, पर इसको हरा रंग का इसलिए हरा सांवा बोला जाता है, या इसको कन्नड़ में बोलते हैं कोराले। ठीक है, ये जो मिलेट्स है ना, इसमें और गेहूं चावल में फ़र्क क्या? ये सब चावल है एक्चुअली, ये सारे चावल है। इसमें यह फ़र्क है कि इसमें भरपूर फाइबर्स है। जैसे आपके समझ लो, मैं हमारे शरीर में ग्लूकोज कैसा चाहिए, जैसे कोई लकड़ा धीरे 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 जलता हो, ऐसी हमें एनर्जी चाहिए। पर हमारे शरीर में अगर गैस जलता हो या पेट्रोल जलता हो, ऐसा अगर आप एनर्जी चाहोगे तो चलेगा? तो ये जो चीज़ है, ये हमारे शरीर में जैसे कोई लकड़ा धीरे 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 जल के हमें एनर्जी देता है, वैसा काम ये अनाज करता है। और हमारे शरीर में एकदम गैस जलता है या पेट्रोल जलता है, वैसा काम करता है तुम्हारा गेहूं और चावल। देखो, थोड़ा सा अगर आप पीछे जाओ ना, 50 60 साल 100 साल पहले, लोग सच में बता रहा हूं, गेहूं चावल खाते ही नहीं थे, खाते ही नहीं थे। आपके दादा और उनको बोलो, मैंने कभी कभी किसी को पूछा हूँ, वो बोलते हैं कि हमारे आज तो कोई त्यौहार है तो आज रोटी बनेगी, बड़े खुश होते थे, आज रोटी बनने वाली है, आज चावल बनने वाला है। क्योंकि प्रतिदिन वो कोदो खाते थे, वो सांवा खाते थे, वो कांगनी खाते थे। हमें पता ही नहीं ये चीज़। 300 देखो, मात्र ये अनाज को 3 बार अगर बरसात का पानी मिल जाए तो पूरा धान तैयार हो जाता है। और वो गेहूं और चावल को कितना पानी में खड़ा करो तो जाके हमें 1 किलो चावल मिलता है। क्यों ऐसा करके, मतलब चलो ये प्रचलन बन पड़ा है, ये परंपरा बन पड़ी है, इसलिए हमें वो अभी छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। पहले के ज़माने में गेहूं चावल खाते भी थे, पर इतनी मेहनत थी तो पचा लेते थे। पर हम घर बैठे, ऑफिस में बैठे बैठे अगर गेहूं चावल खाओगे तो भविष्य में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर तो ये आना ही आना है। मैंने जो शुरुआत में आपको बताया, 120 ग्राम खा रहे हो, उसका कन्वर्ट होते होते फिर भी खा रहे हो, दे रहे हो। और ऊपर से तो मैं कई लोग देखता हूँ, वो गेहूँ चावल खाएंगे, अंत में बोलते कोई स्वीट्स खाना है, स्वीट्स, भोजन के बाद स्वीट खाने की बड़ी आदत होती है। अरे क्यों, क्या जरूरत है? अरे ग्लूकोज वैसे शरीर में इतना जा रहा है, जो पाचन का सबसे एंड प्रोडक्ट है, आप शक्कर के रूप में तो खा ही रहे हो, और क्या स्वीट खाओगे? खैर, ये अनाज बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ फाइबर्स, और दूसरी चीज़ मतलब फाइबर्स होती है वो जो फ्रूट सलाद, मतलब हम सब सब्जियां खाते हैं उसमें, तो फ्रूट सलाद भी ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। कितना खाना चाहिए? आपका जो शरीर का वजन है उससे 10 गुना उतने शरीर में आप कभी भी डालो अपनी तरह से। मतलब अगर किसी का 60 है तो 600 ग्राम फ्रूट्स और 600 ग्राम सलाद आपके दिन भर में शरीर में जैसे आप डालना चाहो वैसे डालो, पर उससे कम मत डालो। वो अगर करोगे तो भरपूर मात्रा में आपके शरीर में वो फाइबर जाएंगे, और जितने फाइबर जाएंगे आपके अपने, मैं सच बता रहा हूँ, आपके विष्ठा से आपको पता चल जाएगा कि मैं हेल्दी हो गया हूँ, क्योंकि उसके विष्ठा में बिल्कुल बदबू ही नहीं आएगी, उससे ही पता चल जाएगा। मैं पुराने वैद्यों को जानता हूँ जो क्या करते थे पता है, वो बोलते हैं आपकी विष्ठा ले आना सवेरे सवेरे, और विष्ठा से डायग्नोसिस करते थे कि आपको क्या तकलीफ है। सही है, वो विष्ठा से देखते थे कि इनकी विष्ठा कैसी है, उस हिसाब से वो डायग्नोसिस करते कि इसके शरीर में क्या तकलीफ है। उसको बोलने की जरूरत नहीं थी, केवल वो विष्ठा से देख लेते थे। खैर, कहने का तात्पर्य यह है कि हमें वो चाहिए, हमारे खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर्स चाहिए जो हम भूल चुके हैं।
ठीक है, तो ये करें। जो भी प्रश्न थे उनमें अगर खान पान में आप जितना करोगे, नेचुरल नेचर से जितना नज़दीक जाओगे उतना अच्छा। नेचर से हम दूर जा रहे हैं, इसलिए इसका बचाव होना चाहिए।